सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 30 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले पेज पे हमारे सामने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर खबर है। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स गेट ट्रैक्शन, प्राइवेट प्लेयर्स ऑफर कैप्टिव साइट्स पावर प्रोजेक्ट्स, रशिया interested in collab. India plans to get into manufacturing value chain of small modular reactors. Is yield some positives with a handful of private players learned to have shown interest in deploying these at the captive site. Since the talks are sensitive, sources say disclosing names may not be appropriate. मतलब कि अपन देख रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को लेकर। ये बेसिकली क्या होते हैं? एसएमआर्स होते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जिनकी क्षमता होती है 30 से 300, है ना, power input per unit, and are seen as effective not just for producing base load power but also amongst renewables as more carbon neutral source. तो इसीलिए भारत देख रहा है कि इसको अपन अपना प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिल के बढ़ा सकते हैं। अगला आर्टिकल है about 30,000 yet to return from Southeast Asia, पंजाब टॉप्स लिस्ट। साइबर स्लेवरी है इमिग्रेशन का, आपको मैंने बहुत पहले आर्टिकल में बताया था एक बार। असल में हो क्या रहा है कि ये लोगों को नौकरी देने की झांसा देकर लोग को क्या कहते हैं ना, ये जो बिचौलिए हैं या फिर जो फ्रॉडस्टर हैं, ये ले जा रहे हैं थाईलैंड, कंबोडिया ऐसे देशों में, छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पे बंधक बना लेते हैं कि गरीब तो होते ही हैं ऑलरेडी, लोग बंधक बना लेते हैं और वहाँ पे उनसे कराते हैं साइबर स्कैम्स। कॉल सेंटर पे दबस्ती, बिल्कुल जंगलों में कहीं दूर होगा, वहाँ पे बंधक बना के ये हो रहा है। While 29,000 of the 73,000 Indians who have traveled to Cambodia, Thailand, Myanmar, and Vietnam on visitor visas from January 22 to May 24 are yet to return, more than half of these are in 20-39 years age group. Youngsters and सब नौकरी की तलाश में वहाँ चले गए। These new details have emerged in data compiled by the MHA, Bureau of Immigration, under the Ministry of Home Affairs, amid reports of some Indians being trapped in cyber slavery in some Southeast Asian countries. The center's high-level interministerial panel has now directed all states and duties to conduct ground-level verification and get अपडेट। तो बेसिकली एम एच ए कह रही है कि अब जरा पता करिए कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ से आपके प्रदेश में से आए हैं। डिटेल्स आई है उनकी। Early this month, Bureau of Immigration has learned to have shared data at the meeting held by MHA with officials of Telecom Department. ठीक है ना। डेटा क्या है कि सब लोग पंजाब के हैं, है ना। पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 29,456 है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो पंजाब पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश से लगभग 2900 लोग हैं, 3000 ही मान लीजिए। और केरल से 2600 लोग हैं, दिल्ली से 2100 लोग हैं, गुजरात से आपका 1900 लोग हैं, हरियाणा से 1200 लोग हैं, और फिर राजस्थान से आपके 1041 लोग हैं। और बाकी मतलब अन्य अन्य राज्यों से कम ज़्यादा करके हैं, कम ज़्यादा करके हैं। Among the 29,000 unreturned passengers, 21 are males. Of total 20 did not return from Thailand, 6,242 from Vietnam, and 2,271 from Cambodia, and 503 from Myanmar, जो कि वहाँ फंस गए हैं साइबर स्लेवरी में। तो ये पूरा से उन्होंने आंकड़ा बताया हुआ। आगे बढ़ते चलते हैं। सेंटर हैड सेट अप द इंटरमिनिस्ट्रियल पैनल टू लुक इनटू द इशू एंड आइडेंटिफाई द लूप होल्स। द पैनल हैज लर्न टू हैव आइडेंटिफाइड गैप्स इन बैंकिंग, इमिग्रेशन एंड टेलीकॉम सेक्टर्स. At the meeting early this month, the Bureau of Immigration was asked to develop mechanisms to identify Indian nationals who may be potential victims of cyber slave. The Ministry of Civil Aviation was also asked to implement measures to prevent further overflux of potential victims. As reported by Indian Express, the victims were sent on the pretext of data entry jobs and then forced to carry out cyber frauds. Speaking to the Indian Express, some of the rescued men had said that they were offered lucrative job by agents and sent to these countries. में भी नौकरी का झांसा दे के ले गए वहाँ पे कि वहाँ पे तुम्हें क्लैरिकल नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। घूम फिर के हुआ ये कि उनको फंसा के ज़बरदस्ती बिना खाना दिए, पानी दिए काम कराया जा रहा है और साइबर क्राइम कराया जा रहा है। एनालिसिस ऑफ डेटा बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, WAT-INC, a division of MHA, had found an increase in number of cyber crimes targeting Indians.
तो ये भी एक समस्या है देश के लिए। हम तो विश्वगुरु हैं, मगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेके है, स्मॉल रिएक्टर्स स्पेस both as way of fulfilling its commitment to clean energy transition and bundling SMRs as a technology-led foreign policy pitch। बेसिकली सरकार प्रयास कर रही है कि इनके माध्यम से हम अपना जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है उसे शिफ्ट कर सकें। The future course of action will be finalized on the basis of the decision of the government within the overall remit of Atomic Energy Act and the possibility of allowing participation of private players एंड स्टार्टअप्स। इसमें वो चाह रहे हैं कि इसमें भी आपके इन्वॉल्व हों प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इंडिया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज प्रोग्रेसिवली अपस्केल इट्स रिएक्टर साइज फ्रॉम 220 मेगावाट रिएक्टर्स टू द लेटेस्ट 700 मेगावाट्स पी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स। तो हमने 220 से अब 700 तक पहुंच चुके हैं। द कंट्री डज नॉट हैव एन एज इन प्रोड्यूसिंग एंड कमर्शियली ऑपरेटिंग स्मॉल रिएक्टर्स। These are seen as a viable alternative for countries with mid-sized grids or decentralized grid ops। इसलिए भारत देख रहा है कि अब इसको और बेहतर करा जाए सिविल न्यूक्लियर में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को लाके, और रशिया इसका पैरवी में है। रशिया तो चाह रहा है कि वो यहाँ पे आके ये काम करे। According to the SMR push comes at a time when the global nuclear power sector is faced with a general decline in output, with its share dropping to the lowest point in nearly 4 decades due to combination of factors, national policy pivots, economic viability issues and safety concerns। अभी कुछ न्यूक्लियर एनर्जी का ना ठीक नहीं चल रहा है, या कॉस्ट होता है बहुत इसे इनपुट चलाने में, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर सेफ्टी कंसर्न इन्वायरमेंट के रहते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, सोलर एनर्जी बढ़ी, विंड एनर्जी बढ़ रही है, तो इसलिए और इसके ऑल्टरनेटिव नए नए निकल के आ गए हैं। द वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट ग्लोबल न्यूक्लियर पावर जनरेशन एक्सपीरियंस अ शार्प डिक्लाइन टिल 2022 तक बहुत ही कम इसमें ग्रोथ दिखी है। After China, the decrease was even more pronounced, leading to the most substantial drop in the aftermath। तो ये आपका जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे प्रयास है सरकार का। आगे बढ़ते हुए आर्टिकल्स के चलते हैं। आर्टिकल्स में आज बात करी है, ये और आर्टिकल है एक्सप्रेस नेटवर्क में दिया हुआ है। विद 26 टारगेट अप्रोचिंग क्लियरिंग ऑफ 50% लैंडफिल साइट्स इन बिग सिटीज़ येट टू स्टार्ट। तो कूड़ा घर बन जाते हैं ना, कूड़ा भरा जाता है उनमें, अब इनको क्लियर करना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। टोटल लैंडफिल कितने हैं? 2421 लैंडफिल रिमीडिएटेड 474, टोटल वेस्ट 2211 लाख टन, टोटल वेस्ट रिमीडिएटेड 912 लाख टन। 3 years into Swachh Bharat mission, Urban 2.0, big cities are yet to clear and land in half of their legacy landfill sites, with only 38% of total dumped waste being remediated so far। Launched in 2021, the Swachh Bharat mission Urban 2.0 has target to clear around 2400 legacy landfill sites in the country by 25। मतलब ये स्वच्छ भारत मिशन में टारगेट है अर्बन 2020 में, SBM अर्बन 2.0 ये टारगेट है इसमें कि लैंडफिल साइट्स को खाली भी करना है जो भरी जा रही हैं। According to dashboard, 69 landfill sites in cities with population over 1 million land was yet to be cleared in 35 cities। The dashboard is maintained by Ministry of Housing and Urban Affairs। Out of total area 3000 acres with 1200 lakh metric tons of waste in these 16 cities, 1171 acres with 475 lakh metric ton of waste have been cleared। मतलब कि अभी भी बहुत ही हो तो रहा है काम, मगर धीमे हो रहा है। With less than 2 years to go, the cities are facing challenge of clearing the remaining 65% of land and remediating 62% of garbage। 2 साल बचे हैं टारगेट को पूरा करने के लिए, मगर अभी भी हमने बहुत कम काम करा है। According to country, across the country, cities have total 24,421 legacy landfill sites spread over 14,000 acres with 2,211 lakh metric ton of waste। कूड़ा मतलब बढ़ता जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर जो टारगेट था हमारा लैंडफिल साइट्स को खाली करना है, वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है और मिशन अपना आगे वाइंड अप होने की तरफ जा रहा है एज पर द प्लान एंड पॉलिसी। द SBM data shows that remediation is ongoing at 1235 sites
while plans have been approved for another 682. 49 sites are being remediated using state or other funding sources. That leaves 712 sites for which no plans have been indicated. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का जिक्र हो रहा है, तो आज भी आप इसका प्रयास करिए जानने का कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 क्या है। बाकी मैं इसको वेबसाइट पर डाल ही दूँगा, एक बार आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, तो आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मगर मेहनत करनी ही चाहिए, उसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं होता है। What are cities doing reclaimed from garbage dumps? तो होगा क्या इसके बाद? पार्क बनाइए, मेट्रो बनाइए। From parks to metro depots, several cities have been able to put the land cleared by remediating legacy landfill sites to alternate use under स्वच्छ भारत में। देखिए बात ये है ना कि इसका काम क्या है, कुछ हो थोड़ी रहा है, यहाँ कूड़ा तो भरा हुआ है, उसका इस्तेमाल में लाइए, उसे पार्क बनाइए, उससे आप बड़ी पार्किंग स्पेस बना सकते हैं, आप उसे अन्य कामों में ला सकते हैं। द गोल ऑफ SBM Urban 2.0 which was launched in 21, the all legacy landfill in the country are to be cleared by 25-26। 2025 तक तो खाली करना है, 26 तक, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं। Ahmedabad also been able to clear 4.3 acres of land that used to have 2.30 lakh ton of waste at one of its two dumping city heights, Bhopal Ghuma. The project was carried out at cost of 4.17 crores with the redevelopment of the site as ecological park costing an additional rupees 8 crore, said a source। नागपुर, पुणे, सब जगह ये प्रयास करे गए हैं फिर वापस से बेहतर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर, चलिए मार्स पे देखें क्या हो रहा है। हाउ मार्स एटमॉस्फेयर वेंट मिसिंग। Mars today is a cold and barren desert, but this was not always the case. Increasingly, new evidence suggests that water flowed on Martian surface once upon a time. This means that a thick atmosphere would have had to envelop the planet to keep this water from freezing. Then, some 3.5 billion years ago, the water dried up as a carbon dioxide-rich atmosphere dramatically thinned. Just why this happened is a central question for scientists seeking to understand the history of red planet. A new study published in the journal Science Advances on 24 September might have some answers to this question. Geologists Joshua Murray and Oliver Jaguas from the MIT suggest that the water trickled through certain rock types on the Martian surface and set off a slow chain of reactions that progressively drew carbon dioxide out of the planet. इन वैसे ने कहा कि पानी ने धीरे धीरे एक रिएक्शन साइकिल वगैरह को चालू करा और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लानट से जाने लगा एंड कन्वर्टेड इनटू मीथेन। मीथेन इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन दैट कैन बी थ्योरेटिकली स्टोर्ड फॉर एऑन्स ऑन द रेड प्लैनेट्स क्ले सरफेस। इन्होंने कहा ट्रैप्ड इन फोल्ड। द टू जियोलॉजिस्ट्स फॉर्मुलेटेड दिस द ऑन थ्योरी और बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑन अर्थ। In 23 they were working on a type of clay material known as a skemtite। असल में इन दोनों ने क्या करा, अध्ययन करा एक क्ले मटेरियल होता है स्मेक्टाइट, इसको अब ये उसी की तरह प्रॉपर्टी रखता होगा मार्शियन सर्फेस की तरह, इसलिए इस पर अध्ययन करा इन लोगों ने। तो स्मेक्टाइट तो सब अध्ययन करा, विच इज नोन एज टू हाईली इफेक्टिव कार्बन ट्रैप कर लेता है ये। ग्रेन्स ऑफ स्मेक्टाइट ईच कंप्रोमाइज अ नंबर ऑफ फोल्ड्स within which carbon can sit for billion of years. The MIT researchers have found that if left exposed to the atmosphere on Earth, smectite can draw and store atmospheric carbon dioxide over millions of years. Soon after this finding, Jacques happened to look at the magnified map of Martian surface and found the same smectite clay he was studying। और उन्होंने ये कहा कि भैया स्मेक्टाइट जो यहाँ पे पाया गया जो कि कार्बन बहुत ज़्यादा आपका अवशोषित कर सकता है, वो मार्शियन सरफेस पे भी है। And found the same smectite clay he was studying, except he was not sure how it got there. On Earth, smectite is a product of tectonic activity, but it is well established that Mars does not see such activity. Role of water। अब पानी की कहानी क्या, ये तो बताइए मुद्दा घूम फिर के। The two scientists thus began to research alternative ways in which smectite could have formed. The answer to this question lies in how Martian water reacted with the olivine, a ferrous rock known to be abundant on the planet's surface। तो ये मतलब पानी ऑलवाइन जो कि वहाँ पे पत्थर पाया जाता है उससे रिएक्ट कैसे करा होगा। यूजिंग अवेलेबल डेटा ऑन द एग्जिस्टेंस, और जब अध्ययन करा गया एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज द एग्जिस्टेंस ऑफ थिक CO2 हैवी एटमॉस्फेयर, साइंटिस्ट केम अप विद अ कंप्यूटर मॉडल टू सिमुलेट हाउ द थ्री वुड रिएक्ट। पानी, फिर ऑलिवाइन रॉक और फिर CO2 एटमॉस्फेयर में, तो इसका उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया कंप्यूटर पे। दे फाउंड दैट इन द वास्ट टाइम फ्रेम ऑक्सीजन एटम्स इन वाटर वुड स्लोली
हैव बाउंड टू द आयरन इन द ऑलवाइन, मतलब पानी जो है हैव बाउंड टू द आयरन इन द ऑलवाइन, फ्रीइंग द हाइड्रोजन विच वुड देन हैव कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मीथेन, जिससे उसके अंदर से हाइड्रोजन निकल गया, फ्रीइंग द हाइड्रोजन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर मीथेन बना दिया। ओवर टाइम द रिएक्शन विद वाटर वुड लीड टू द ओलिवाइन टू टर्न इनटू स्पेक्टाइट, और धीरे धीरे वो ओलिवाइन बदल गया किसमें, स्पेक्टाइट में, विच इन टर्न एब्जॉर्ब द मीथेन, जिसने अल्टीमेटली मीथेन को ही ऑब्जर्व कर लिया। दिस नॉलेज हैज यूटिलिटी बियॉन्ड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स विद ह्यूमैनिटी लुकिंग टू सेंड मिशंस एंड, मतलब ये मतलब ऐसे अध्ययन से ही थोड़ा सा आइडिया मिल पाता है वैज्ञानिकों को कि मार्शियन सरफेस कैसे बनी है, कैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आए हैं। आगे बढ़ते अगले आर्टिकल की ओर, ये वाला पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। हाउ राइस वैरायटी टू कर्व फार्म फायर्स। हरीश दामोदरन हर बार की तरह एक बेहतर आर्टिकल लाए हैं, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप इसे अध्ययन करिएगा। पूसा 44 एनवायरमेंटल कॉस्ट, बट इज़ द कॉस्ट टू हाई यील्ड्स, बेसिकली बात करेंगे ऐसी वैरायटी की जिससे वो आपका एक पॉजिटिव टर्न आउट हो सकती है पर्यावरण को लेके, ठीक है ना। हरप्रीत सिंह हैज़ बीन कल्टिवेटिंग पूसा 44 पैडी सिंस 2000, इफ नॉट अर्लियर, व्हाई नॉट, व्हेन इट यील्ड्स 35 to 36 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन पर एकड़ एंड इन सम ऑफ माई लैंड इवन 40 क्विंटल्स, मतलब बहुत बढ़िया वैरायटी है, फुल मतलब अच्छा प्रोडक्शन करके दे रही है। IARI ने बनाया न्यू दिल्ली में, और ऐसे लार्ज कल्टीवेशन के लिए 1993 में रिलीज़ कर दिया गया था। अच्छा यील्ड देती है। पूसा 44 का एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, बट इज द कॉस्ट ऑफ टू हाई यील्ड्स। द पूसा 44 पैडी ट्रांसप्लांटेड इन मिड जून आफ्टर नर्सरी सोइंग अ मंथ बिफोर कैन बी हार्वेस्टेड ओनली टुवर्ड्स द एंड, मतलब अगर मिड जून में लगाया ना तो भैया वो अक्टूबर के बाद ही निकल सकता है, हार्वेस्टिंग हो सकती है। दिस लीव्स लिटिल टाइम फॉर फील्ड प्रिपरेशन टू सो द विंटर वीट क्रॉप। अब इसी चक्कर में जो जो खेत में जगह चाहिए होती है ना वीट लगाने के लिए, विंटर वीट क्रॉप, उसे नहीं मिल पाती है, which would ideally be done before mid-November. Most farmers the reason resort to burning the straw and stubble that remains after harvesting using the combines. अब इसलिए जला देते हैं वो लोग बाद में स्ट्रॉ जो होता है। The narrow turnaround window between paddy harvesting and the optimal sowing of wheat is at the root of farm fires. The problem is more with the cultivation of Pusa 44, which covered an estimated of 14% of Punjab. मतलब पूसा 44 बढ़िया यील्ड दे रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, मगर कुछ समस्याएं इसके साथ हैं जुड़ी हुई। मतलब पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बैंड पूसा 44 फ्रॉम द क्रॉप ईयर विद द ARI ऑल्सो नॉट सप्लाइंग ब्रीडर मटेरियल, मतलब सरकार ने इसलिए बंद कर दिया इसको, भैया यूज़ नहीं कर सकते आप। इन द करेंट सीजन हरप्रीत सिंह हैज़ शोन पूसा 44 ऑन 90 आउट ऑफ हिज 100 acre होल्डिंग, transplanting these between June 10 and June 24 for harvesting from around October 20 to November 2. Singh does not burn the stubble. I plow it into the soil using a super seeder. तो ये क्या करते हैं, सुपर सीडर के माध्यम से जो स्टबल निकल के आती है उसे वापस धरती में ही भेज देते हैं, प्लॉ कर देते हैं, ना कि जलाते हैं। नॉट ऑल फार्मर्स दो कैन अफोर्ड सच एक्सपेंसिव ट्रैक्टर ड्रॉन मशीन्स। और सुपर सीडर एक मशीन होती है जो कि महंगी भी होती है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। अ वायबल रिप्लेसमेंट, IARI हैज़ ब्रेड अ न्यू इम्प्रूव्ड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। अब इसी समस्याओं से निकलते हुए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई वैरायटी बना दी, पूसा 290, सॉरी पूसा 2090, a selection from a cross between पूसा 44 and CB 501। एक नई वैरायटी, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, जल्दी मैच्योर हो जाएगी, जल्दी खेत खाली हो जाएगा, नई फसल में लगा सकते हैं हम लोग। दैट इज सेम एज BR 126, ठीक है ना। बट पूसा 2090's paddy yield of 34-30 क्विंटल पर एकड़ नाउ बीइंग टेस्टेड इन फार्मर्स फील्ड इज क्लोजर टू पूसा 44। और ये भी देखा जा रहा है कि जो पूसा 2090 नया वाला है ना, नया वर्जन बिल्कुल पूसा प्रो मैक्स, ये जो पूसा 44 था पूसा मिनी, इसके अच्छा ही मतलब प्रोडक्शन कर रहा है और जल्दी हार्वेस्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अब कई बातें करी गई पूरी नहीं करेंगे हम भी, ठीक है इसमें, ठीक है। अल्टीमेटली ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वगैरह अपने नए नए अध्ययन के माध्यम से जो ग्राउंड लेवल पे किसानों की समस्याएं हैं उन्हें एड्रेस करने में सफलता के साथ काम कर रहा है। और समय समय पे देखिए ये सब इवोल्यूशन होता है। पहले जो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम था कि उत्पादन को सही देखना है, उत्पादन सही नहीं हो पा रहा है, तो उसी की डिमांड को पूरा करते हुए IARI ने
एक नई किस्म प्रजाति बनाई राइस की, वो थी पूसा 44। अब जब पूसा 44 जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई है ना, देखिए एवोल्यूशन तो यही होता है ना कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, फिर धीरे धीरे देखना कि उसमें क्या समस्या आ रही है, क्या बढ़िया हो रहा है। जब पूसा 44 आपकी लगा दी गई तो पता तो समस्या निकल के ही आने लगी कि भले ही उत्पादन बढ़िया हो रहा है मगर ये लंबे समय तक उस जगह को घेरे हुई है। इस चक्कर में जो आगे की फसल लगानी है उसे समय नहीं मिल पा रहा है। इसी चक्कर में फिर क्या होता है, इस बीच वाले गैप को जल्दी पूरा करने के लिए किसान आपका जला दे रहे हैं स्ट्रॉ वगैरह। IARI पे समस्या ये आई, पंजाब ने बैन भी कर दिया कि अब आप P44 इस्तेमाल नहीं करोगे भाई। तो नया नया रिसर्च करा, उसमें निकाला नया वैरायटी पूसा 2090। इसमें क्या था, अर्ली हार्वेस्टिंग, मतलब अब इतना लंबा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये इतना लंबा टाइम नहीं लगाना है। दूसरी क्रॉप और इसके क्रॉप के बीच में गैप दिलवाने में आसानी कर दी और उत्पादन उतना ही बेहतर आ रहा है। इतना कर दिया गैप कि ठीक है अब आप इतना इतना बफर टाइम ले लो अपना। कई किसान बीच में जो इतना स्ट्रॉ और स्टबल होता है उसे समझदारी के साथ नीचे ही दबा देते हैं, प्लॉ कर देते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं सुपर सीडर का, जो कि महंगा उपकरण है अपने आप में, सुपर सीडर। ठीक है, ये है पूसा 2090 की कहानी। आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल्स की ओर। अनलॉकिंग द रिटेल एडवांटेज, इंडिया स्टैंड्स एट द थ्रेशोल्ड, अभिनव सिंह के द्वारा आर्टिकल लिखा गया। India stands at the threshold of transformation with a growing middle class, increasing disposable incomes, and a young population. The country is poised for a retail revolution. Projections indicate a leap to an impressive $2 trillion 2023। मतलब कि भारत बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ई कॉमर्स बिल्कुल आगे चल रहा है, दौड़ रहा है। रिटेल एंड ई कॉमर्स बूम स्टैंड्स ऑन द बैकबोन ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में, एंड अ सप्लाई चेन इंफ्रा विद इन द कंट्री एज वी टारगेट अ $5 trillion इकोनॉमी बाय 2030। The seamless and efficient movement of goods is essential to meet demand and drive the growth of this sector. This growth, however, hinges on the ability to manage and reduce logistic costs, which currently account for hefty 11 to 14% of GDP. In comparison to the global average is around 8%, with logistics costs amounting to 8 to 10% of GDP in the US and Europe and 9% in the China। मतलब लॉजिस्टिक्स का कंट्रीब्यूशन आपके जीडीपी में अलग अलग देशों में अलग अलग है। इसका टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ आवर रिटेल सेक्टर इट इज़ इम्पेरेटिव टू ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब हमें इसको कैसे बेहतर कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम करना पड़ेगा आपको, और तभी बेटर प्रॉफिट मार्जिन आपके निकल के आएंगे। बैक्ड बाय रिसेंट अनाउंसमेंट द गवर्नमेंट इट विल इंक्रीज द आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव टू ट्रेड फैसिलिटेशन रिडक्शन अफोर्डेबल टेक्निक एंड चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स। मतलब भारत सरकार काम करेगी और इसकी इसके लिए पॉलिसीज़ बनाएगी। ठीक है, द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई इसकी सरकार ने, फोकसेस ऑन डिजिटाइजेशन प्रोसेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, ई डॉक्यूमेंटेशन, सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सचेंज कैन एलिमिनेट इनएफिशिएंसी डिटेल्स। फिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में पूरे हाईवेज कनेक्ट करने की बात करी है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने की बात करी है। द एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी इज अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट बाय प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस सच एज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी एफिशिएंट वेयर हाउसिंग। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉजिस्टिक चेन को बेहतर करना है। जर्मनी वगैरह में तो ऑफर वैल्यूबल लेसन्स। इस लॉजिस्टिक सेक्टर इज रिनाउड फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, बहुत ही हाई टेक का इस्तेमाल करते हैं जर्मनी में। तो जर्मन मॉडल एम्फोसाइज द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, रॉबस्ट वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया काम करते हैं, पूरा पूरा पोर्ट मैनेज कर रहे हैं। अब घर मतलब एक ही ऑफिस से कंप्यूटर से रन कर रहे हैं पूरा पूरा पोर्ट। ठीक है ना, पूरा पोर्ट आपका, इवन जो आपके कंटेनर्स को यहाँ से वहाँ ले जाना सब ऑटोमेटेड है, फास्ट है, एफिशिएंट है, 24/7 रन कर रहा है। ठीक है ना, हाईवेज लिंक कर दिए हैं, रेलवे लाइंस लिंक कर दी हैं, शिपिंग पोर्ट्स लिंक करे हुए हैं। द लॉजिस्टिक सेक्टर ऑल्सो रिक्वायर्स अ स्किल्ड वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ मैनेजिंग सोफिस्टिकेटेड सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज as envisaged in the Gati Shakti National Master Plan, investing in training and development programs for logistics professionals। अब मैं गति शक्ति प्लान हमने शुरू करा था,
A robust logistic ecosystem is not merely an economic imperative but a vital step towards achieving holistic development that can enhance the competitiveness of Indian businesses. मतलब ज़रूरी है लॉजिस्टिक प्लान रखनी ज़रूरी है हमारे लिए. इस आर्टिकल में ओवरऑल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या निकल के आया है, आर्टिकल ही अच्छा था, उसमें इंपॉर्टेंट क्या निकालेंगे. फिर भी की पॉइंट की अगर हम बात करो तो की पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि व्हाट इज़ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP. और दूसरा है व्हाट इज़ द गति शक्ति मास्टर प्लान. गति शक्ति योजना ही क्या है गति शक्ति प्लान. हाउ कैन लॉजिस्टिक कंट्रीब्यूट टू मोर faster growing economy. Logistic contributing to more faster growing economy. ये सब ज़रूरी है पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी के साथ आज के लिए रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. थैंक्स फॉर गिविंग ए प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे.